हम थे ऐसे सफ़र पर चले जिसकी कोई भी मंजिल नहीं। हमने सारी उम्र जो किया उसका कोई भी हासिल नहीं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो एक दिन बहुत पछताएंगे। अगर हम ये सोच के चल रहे हैं कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं तो बहुत पछताएंगे। अगर हम ये सोच रहे हैं कि अब हमें सोना चाहिए तो हम बहुत पछताएंगे। हमें वर्क करना चाहिए। हमें अपनी पढ़ाई को बहुत ही लगन से करना होगा। हमें जुड़ना होगा हर उस पहलू से। हमें लड़ना होगा हर उस ताकत से जो हमें पीछे खींच रही है। हमें सब कुछ भूलकर हमें एक ऊर्जा के साथ अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से करना होगा। तो स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर के मैं हाजिर हूं आपके YouTube चैनल पर, जहां मैंने लिख रखा है बृहस्पति ग्रह संबंधी रोचक जानकारी। आप ग्रहों संबंधी रोचक जानकारी हमसे जुड़कर देख पा रहे हैं और जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये मान के चलें क्योंकि मैं वो चीज़ आपके पास प्रेषित करने का प्रयास कर रहा हूँ जो आपके साथ बिल्कुल नया होगा। और मैं लगातार अनवरत रूप से कंटिन्यू तरीके से प्रत्येक दिन आपके YouTube चैनल पर क्लासें आपको दे रहा हूँ। आप इनके माध्यम से अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। आप हमसे जुड़ें और बेहतर ढंग से जुड़ने का प्रयास करें। अगर हमारे कंटेंट आपको अच्छे लगें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जी हाँ, बिल्कुल एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सामने आज, बृहस्पति ग्रह। जैसा कि ज्योतिष में हम जानते हैं, जैसा कि हमें बताया गया कि ग्रहों संबंधी विकारें हो जाती हैं। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, अगर आप नौकरी से बार बार वंचित हो जा रहे हैं, यानी उसके करीब पहुंच रहे हैं मंजिल के और दूर चले जा रहे हैं, आपके घर में लगातार परेशानियां बनी हुई हैं, तो आप मान के चलें आप पर बृहस्पति जी नाराज हैं। आप इनका पाठ कराइए तथा पीले वस्त्र धारण करिए बृहस्पतिवार को। तो ऐसी मान्यताओं के साथ, क्योंकि हम ऐसे देश के निवासी हैं, ऐसे संस्कृति हमारे साथ बनी हुई जिसको बचपन से हम सजो रहे हैं, तो हम इन्हें नमन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इनका नामकरण कैसे हुआ, हमारे दृष्टिकोण से, हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से ये कैसे महत्वपूर्ण होंगे, देखना जरा। रोमन वालों ने, रोम जान ही रहे हैं, जब ग्रहों की बात आए और रोम वाले ना हो, अद्भुत लगेगा आपको। रोम के निवासियों ने इन्हें गॉड ऑफ गॉड कहा। गॉड ऑफ गॉड, इसका मतलब क्या, यानी भगवान के भी भगवान, यानी भगवान के भी क्या हैं, गॉड ऑफ गॉड। इसका मतलब भगवान के भी भगवान बृहस्पति जी को कहा और उन्हें एक अलग नाम दिया जिसका नाम था जुपिटर। आपको ये बात पता होगी कि बृहस्पति को इंग्लिश में जुपिटर कहा जाता है। जो जुपिटर थे ये वाकई में रोम के देवता थे। इन्हीं के नाम पर ये बृहस्पति ग्रह का नाम रखा गया है। रोम के देवता थे, इनके नाम पर इनका नाम रखा गया। ये बहुत ही बलशाली माने गए, इनका इन्हें गॉड ऑफ गॉड कहा गया। और वाकई में अब मैं क्या कहने वाला हूं, भूगोल की भाषा में ग्रहों का ग्रह या ग्रहों का भगवान, ग्रहों का भगवान किसे कहेंगे, तो बृहस्पति को। ग्रहों का पिता किसे कहेंगे, तो बृहस्पति को। ऐसा क्यों कह रहे हैं, कभी भी पूछे एग्जामिनर आपसे तो आप तैयार रहें हर लम्हे के साथ, आप तैयार रहें हर कंटेंट के साथ। कहीं ऐसा ना हो कि हम ये कहने के लिए मजबूर हो जाएं कि अरे मैं तो इसको जानता ही नहीं। ये कहने से तो काम चलने वाला नहीं है। इसलिए आपको जानना सब कुछ है। ग्रहों का भगवान कह लूँ, ग्रहों का पिता कह लूँ, बृहस्पति को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका आकार इतना बड़ा है कि अगर हम बाकी बचे सभी ग्रहों को एक में मिला दें तो भी बृहस्पति ग्रह से छोटे रह जाएंगे, तो भी बृहस्पति ग्रह से क्या रह जाएंगे, छोटे। इसीलिए तो इसे ग्रहों का पिता कह दिया गया। क्लियर है ना, इतनी बातें आप जान चुके हैं। हम बृहस्पति के एक रोमांचक सफर पर हैं। बृहस्पति ग्रह से अब हमारा नाता जुड़ रहा है, इससे संपर्क हम बना रहे हैं।
वाकई में आप जरा ध्यान दें, सूर्य से, हमारे सूर्य से इसकी दूरी आपको पता है लगभग 8 करोड़ किलोमीटर, यानी मिलियन में बात करूंगा 778 मिलियन किलोमीटर। अब इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, 1 मिलियन किलोमीटर 10 लाख किलोमीटर के बराबर होता है। हमारी पृथ्वी 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर थी। अब इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ 150 मिलियन किलोमीटर मैंने उल्लिखित किया था, वो दूरी 1500 करोड़ किलोमीटर थी। और अब जरा सोचो, ये 778 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर चले गए हैं। इसका मतलब मामूली पैमाना ये नहीं है, बहुत बड़ा पैमाना है। आगे समझें, यानी इतनी दूरी पर है तो इसका मतलब सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुंच पाता होगा, आता ही अगर ठंडा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम जिस सफ़र पे चल रहे हैं हमें काफ़ी रोमांचक स्थिति से गुजरना होगा। ये जानना होगा कि वाकई में जब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम पृथ्वी से हैं, अब हमारा सफ़र पृथ्वी से है, हम अंतरिक्ष में मान के चलें आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही हम मंगल ग्रह को क्रॉस करते हैं, यानी मंगल को ज्यों ही हम पास करते हैं, छोटे 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 इस तरीके के उल्का पिंड कह सकते हैं, यहाँ क्षुद्र ग्रह कह सकते हैं, जो कि बृहस्पति और मंगल के बीच में है, चक्कर लगा रहे हैं। ये इनकी मजबूरी है, ये स्वयं नहीं लगा रहे, ये मजबूर हैं। मजबूर इस बात से हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा ग्रेविटी पावर है ना, किसकी, बृहस्पति की इतनी ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति है कि अगर हम वहाँ पहुँच जाएं, एक सामान्य मनुष्य जिसका वजन 70 किलोग्राम होता है, उस वजनी मनुष्य को वहाँ रख दिया जाए तो 210 किलोग्राम का हो जाएगा। इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा है, ग्रेविटी पावर बहुत ही अधिक है। अतः आप ये बात मान के चलें कि क्षुद्र ग्रह की क्या औकात, क्या मजाल कि ये इनको परेशान कर सके। ये मजबूर हैं, इनके बीच में चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह चक्कर लगाते हैं, ये कई बार आ चुका है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ मिलेगा, तो बताना जरा, यहाँ मिलेगा। ये बहुत कठिन सफ़र है, क्योंकि आप अगर किसी यान से हैं तो यहाँ टकराने का खतरा भी बना रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही वेग से ये वहाँ चक्कर लगा रहे हैं। बहरहाल इस रोमांचक सफ़र से हम तो आगे निकल जाएंगे, क्योंकि हमें और भी जानकारी हासिल करनी है। हम बृहस्पति ग्रह के पास पहुँच गए हैं, हम उसकी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, और एक अनुमान था, हमें बहुत चीज़ों की जानकारी अब होने लगेगी, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारा जाना वहाँ अकल्पनीय विचार है, केवल एक कल्पना ही कर सकते हो, अकल्पना में जीना हमें है, क्योंकि वह एक विचार मात्र है बस, और यह कुछ नहीं है। ध्यान दें, इस जानकारी को जो मैं साझा कर रहा हूँ, ये जानकारी जो आपके पास अब प्रेषित होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को मान के चलें। हमारे वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहा और 1973 से शुरुआत की। 1973 में पायनियर 10 नाम के एक यान को भेज दिया, एक सैटेलाइट को भेज दिया, पायनियर 10। ये वहाँ पहुँचता है और जानकारी क्या देता है कि विकिरण जो हैं, यहाँ के जो विकिरण हैं वो काफ़ी खतरनाक हैं। रोमांचक सफ़र हमारे वैज्ञानिकों का, रोमांचक सफ़र अब चालू हुआ हमारे एग्जाम का। रोमांचक सफ़र से जोड़ रखा हूँ अब आपको, पूरे मनोवेग से जुड़े। विकिरण खतरनाक है, पता लगाया पायनियर 10 ने, वैज्ञानिकों की मंशा बढ़ी, भेजा पायनियर 11, भेज दिया पायनियर 11। ये वहाँ पहुँचा, पायनियर 11 पहुँचता है और पता लगा देता है कि लाल धब्बा है। भाई काला धब्बा नहीं है, लाल धब्बा है। पायनियर 10 ने कहा लाल धब्बा है किस पर, बृहस्पति ग्रह पर। आप उठाइए किताब, आप देखिए अपनी प्रैक्टिस सेट में, हूबहू ये क्वेश्चन छपा होगा कि लाल धब्बे वाला ग्रह किसे कहा जाता है। मजा आ रहा है, आप जिस रोमांचक सफर पर हैं जुड़े रहें। मैं इसका नाम यहीं उल्लिखित कर दूं, लाल धब्बे वाला ग्रह। लाल धब्बे वाला ग्रह किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे बृहस्पति को, जबकि
लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल को। ये बात आप जान चुके हैं, इसलिए एग्जामिनर इस बात को पूछेगा, क्योंकि आप लाल लाल में फंस ना जाएं। तो इस तरीके से मैं ऐसा क्वेश्चन ना कर लूं कि लाल धब्बे वाला ग्रह किसे कहेंगे आप। तो ये बात थी। तो लाल धब्बा का पता लगाया पायनियर 11 ने। रोमांचकता बढ़ती जा रही थी। वैज्ञानिक ने वाइजर 1 भेज दिया। ये सैटेलाइट है, सब भेजे जा रहे हैं पहचान के लिए, वहां इसलिए भेजे जा रहे हैं कि आप जाकर के कुछ जानकारियां और दो हमें। वाइजर 1 पहुंचा, बहुत बड़ा काम इसने किया। इसने मानचित्र बना दिया, इसका मानचित्र बनाया, यानी इसके पूरे पहलू का चित्रांकन किया। कक्षा में घूमा कई वर्षों तक, वाइजर मानचित्र बना दिया और इसने कहा इसके रिंगों की खोज कर दी। मजा आ रहा होगा अब आपको। किसकी खोज कर दी? रिंगों की। इसने कहा ना बाबा ना, आप ये मत मान के चलें, केवल एक ही बात पर निर्भर ना रहें। आप केवल इतना ही ना सोचें कि शनि ग्रह पर ही चल रहा है, ये तो हमारी अधूरी जानकारी रह जाएगी। फिर वाइजर ने बताया कि इस पर भी रिंग है, बस वो रिंग उतनी मजबूत नहीं है जितनी शनि पर है। रिंग की खोज हो गई वाइजर 1 द्वारा। और वाइजर 2 ने बिजली की कड़क की खोज की तथा बताया यहाँ का जो बादल है सल्फ्यूरिक एसिड का बना है, या सल्फर बादल है, ये मान के चलें। बिजली की कड़क देखा इसने, सल्फ्यूरिक एसिड देखा। क्या संभव है यहाँ जीवन आपका? जीवन की बात तो सोचना ही ना, कभी ये कल्पना लाना ही मत कि यहाँ जीवन, ये सोचने तो बेकार है, क्योंकि यहाँ आपको कोई धरातल ही नहीं मिलेगा। आप देखो, मैंने आपको पायनियर 10, 11, वाइजर 1, वाइजर 2 से परिचय करा दिया है। एक महत्वपूर्ण चीज से अब जोड़ रहा हूं और उसको मैं इसी कड़ी में आगे बढ़ाऊंगा। यहां जरा ध्यान दीजिएगा। 1990 में गैलीलियो मिशन भेजा जाता है। गैलीलियो मिशन या गैलीलियो था, जिस तरह इनके नाम हैं सैटेलाइटों के, उस तरीके से उसका भी नाम था गैलीलियो। इसे 1990 में नासा ने भेजा। इसके 2 भाग थे, एक आर्बिटर था और एक लैंडर था। रोमांच से भरी ये कहानी है। आर्बिटर लैंडर 1990 में भेजा गया। 1995 में ये बृहस्पति की कक्षा में दाखिल हुआ, यानी इसको 6 वर्ष लग गए वहां पहुंचने में। दूरी बहुत ज़्यादा है ना, तो वहां ये पहुंचा। आर्बिटर बाहर रह गया, लैंडर उससे टूट करके अलग होता। टूटना नहीं था, उसे अलग होना था। वैज्ञानिकों ने कुछ इस तरीके से सेट किया था, क्योंकि उन्हें बृहस्पति ग्रह के अंदर जाना था मेरे भैया। वो देखना चाहते थे कि अंदर क्या है, कौन सा रहस्य छुपाए बैठा है अपने दिल में। डाल दिया लैंडर को इसके अंदर। लैंडर जब इसके अंदर प्रवेश करता है ना, 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेजी से अंदर जाने लगता है। जानते क्यों? ग्रेविटी पावर ज़्यादा है ना, बहुत ही तेजी से खींच रहा उसे। वैज्ञानिकों ने तुरंत इसके ऊपर लगे हुए पैराशूट को खोल दिया। अब इसकी गति धीमी हो गई। अब ये रोमांचक सफर तय कर रहा था और सारी जानकारी वैज्ञानिकों को समर्पित कर रहा था। वैज्ञानिक देख पा रहे थे कि जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत बादलों के गुंबज दिखाई दे रहे हैं। ये जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, वाकई में बहुत ही खतरनाक थे। मान के चलना, खूबसूरती खतरनाक होती ही है। बहुत ही खतरनाक थे। जैसे जैसे अंदर ये जा रहा है लैंडर, वैज्ञानिकों को बहुत सी जानकारी मिल रही है। 160 किलोमीटर के आसपास ये लैंडर चला जाता है, परंतु इसे कहीं धरातल नहीं मिलता है। और 160 किलोमीटर अंदर जाने पर इतनी ज़्यादा उष्मा हो गई, या कह दें इतनी ज़्यादा ग्रेविटी पावर से वहाँ इतनी ज़्यादा उष्मा थी कि हमारे लैंडर को वहीं नष्ट हो जाना पड़ा 160 किलोमीटर की गहराई तक जाने में। यानी इस सुनहरे सफर का यही अंत हो गया। इस सुनहरे सफर ने बहुत कुछ बना दिया। इसने बता दिया कि हमारा बृहस्पति घने बादल का बना हुआ है। घने बादल का, सुनहरे बादल का,
लाल रंग बिरंगे बादलों का बना हुआ है। फिर से लिखेंगे हम, रंग बिरंगा ग्रह किसे कहा जाएगा? तो रंग बिरंगा ग्रह बृहस्पति को कहा जाएगा। क्योंकि यह रंग बिरंगे घने बादलों का बना हुआ है। यहाँ का वातावरण वाकई में आकर्षक होगा, क्योंकि इस ग्रह में आप मान के चले हाइड्रोजन की मात्रा 89% है और हीलियम की मात्रा 10% है। इससे आकलन कर सकते हैं कि कैसा होगा ये ग्रह। विचित्र है। इसी विचित्र बातों से जोड़ूंगा आपको। हाइड्रोजन 89%, हीलियम 10%, क्या ऐसी कहानी कहीं सुना आपने? आपको लगेगा जी सर, हम जब सूर्य की कक्षा में थे या सूर्य की परिक्रमा कर रहे पृथ्वी से कभी पूछना, बताएंगी कि हाइड्रोजन और हीलियम किसी तारे के निर्माण में सहायक है। इतना ज़्यादा हाइड्रोजन होना, इतना ज़्यादा हीलियम होना और इसके बाद तारा ना होकर के ग्रह होना, ये आपकी असफलता की कहानी है ना? ये आपकी किसकी कहानी है? असफलता की। ना हो सकने वाली बात, ना हो सकने वाला सफर, ना पूरा होने वाली मुराद। इसीलिए तो ये बन रहे थे तारा, नहीं बन पाए। बन रहे थे तारा मेरे भैया, नहीं बन पाए। इसीलिए फिर से स्टार अपनी कॉपी पर बढ़ाएं। इसे कहा जाता है असफल तारा। मजा आ रहा होगा आपको? लाल धब्बे वाला ग्रह, रंग बिरंगा ग्रह, असफल तारा क्यों कहा? सारी बातें आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूं। हर वो बातें आप जान पा रहे हैं जिसकी आपकी हो सकती है इच्छा रही हो। मेरा मानना है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। आप पूरे मनोवेग से देख रहे होंगे। लाल धब्बे वाला ग्रह हमने कहा, रंग बिरंगा ग्रह का, असफल तारा का, सारी बातें आपके सामने मैंने उल्लेखित कर रखी है। वैज्ञानिक थमेंगे नहीं, वैज्ञानिक रुकेंगे नहीं, वो और भी जानना चाहते हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं। 2011 में जूनो भेज दिया। जूनो, ये सारे मिशन है, इस बात को ध्यान देना। जूनो भेजा 2011 में। इसने क्या पता लगा दिया कि जूनो ने पता लगाया कि बृहस्पति ग्रह के कोर में यानी सेंटर में ये सब कुछ गैस नहीं है। जिसे मैंने कहा ये सब कुछ गैस नहीं है। बृहस्पति ग्रह के कोर में लिक्विड है जिसका तापमान 9000 डिग्री सेल्सियस है, जो सूर्य के सतह के तापमान से भी ज्यादा है। इसका मतलब कोई भी चीज यहां जाएगी तो नष्ट हो जाएगी, कोई भी चीज यहां जाएगी तो नष्ट हो जाएगी। और हकीकत है, आप देखो 2011 में जूनो ने कोर का पता लगाया। कोर में उसने बताया कि यहां पर लिक्विड है जिसका तापमान 9000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। अद्भुत कहानी हमारे सामने आ चुकी थी और हमने देखा कि इसके आसपास इतने ज्यादा पिंड घूम रहे थे जो कभी हमारी पृथ्वी से टकरा सकते हैं। जैसे क्षुद्र ग्रह हुए, जैसे अंतरिक्ष में टहलने वाले उल्का पिंड हुए, ये कब आकर के हमारी पृथ्वी से टकरा करके हमारा विनाश कर जाते, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसका सीधा कारण है इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति, इसके अंदर की ये क्षमता। इसीलिए एक और स्टार बनाइएगा, इसे कहा जाता है वैक्यूम क्लीनर। किस ग्रह को ब्रह्मांड का वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है? तो इसे ही। पृथ्वी का रक्षक किसे कहा जाता है? पृथ्वी का रक्षक किसे कहा जाता है? तो बृहस्पति को ही कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी का रक्षा करता है, हमारी रक्षा करता है। वैक्यूम क्लीनर इसलिए क्योंकि तमाम प्रकार के खतरनाक उल्कापिंडों को अन्य ग्रहों से टकराने से बचा लेता है, अपनी ग्रेविटी पावर से उन्हें अपनी तरफ बुला लेता है ना मजेदार कंटेंट? तो वाकई में आप जरा ध्यान दें कि जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये जितने भी स्टार हैं सब पूछे जाते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, पूरा मामला गैस का है। जब ये पूरा मामला ही गैस का है, पूरी बात गैस की है, तो इसे हम गैस दानों भी कहेंगे। गैस दानों, जबकि केवल गैस दानों यही नहीं है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण दोनों चारों गैस दानों की श्रेणी में आते हैं। 2 गर्म हैं, 2 ठंडे हैं।
अब जरा ध्यान दें, जो गैस दानों की बात मैं कर रहा हूं, गैस दानों, इसे कहा जाता है लाल दानों। लाल दानों क्यों? क्योंकि यहां पिछले 350 वर्ष से एक भीषण तूफान चल रहा है। 350 वर्षों से एक आग की ज्वाला पूरे गोल प्रकार से ये दिखाई गई है चित्रों के माध्यम से। आपकी पृथ्वी ऐसी हमारी पृथ्वी जहां हम रहते हैं, ऐसी 3 पृथ्वियां उस गोले में समाहित हो सकती हैं। जैसा बॉन्डल है वो पिछले 350 वर्षों से आग की लपटें चल रही हैं। ये मान के चले आग की ज्वाला एक गोल सी संरचना में बह रही है, चल रही बहुत ही वेग से। इसीलिए इसे क्या कहा गया? लाल दानों भी कहा गया, लाल धब्बे वाला ग्रह भी कहा गया। इतनी बातें मुझे लगता है कि आपको मैं अच्छे ढंग से दे पाया हूं, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब जरा ध्यान दें, उपग्रहों की भी बात मैं कर लेता हूं थोड़ा सा। जहां आपने सबसे गर्म ग्रह किसे कहा था? सबसे गर्म, सबसे चमकीला, सबसे गर्म, सबसे चमकीला, साँझ और भोर का तारा, साँझ और भोर का तारा, सुंदरता की देवी, सुंदरता की देवी, ऐसे महत्वपूर्ण उपनाम आपने दे रखे हैं शुक्र को। आपने सोचा कि शुक्र का ही सर्वाधिक उपनाम होगा, असंभव की बात कर रहे हैं। यहां देखना जरा, कितने उपनाम हमने रख दिए हैं, बहुत ही ज्यादा। तो प्रश्नों का तरीका होता है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, हमारा सोचने का नजरिया होगा, हमारा एग्जामिनर किस तरीके से किस जगह से क्वेश्चन करेगा, आपको तैयार होना पड़ेगा। देखिएगा, मैं ये कहना चाहता था कि जब आपने बुध से शुरुआत की तो बुध के पास कोई उपग्रह नहीं था, शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं था, लेकिन आप जैसे अपनी पृथ्वी के पास पहुंचोगे ना, आपको एक उपग्रह मिल जाएगा जिसे आप अपना चांद कहेंगे, जिसे हम अपना चांद कहेंगे। ऐसे चांद अन्य ग्रहों के पास भी हैं, बुध और शुक्र को छोड़कर। बुध का और शुक्र का कोई अपना उपग्रह नहीं है। हम इस बृहस्पति ग्रह को भी नंगी आंखों से देख सकते हैं। आप कुछ बातें मौखिक रूप से सुने और अपने नोटबुक पर अपना पेन भी चलाते रहें। हम बृहस्पति ग्रह को भी नंगी आंखों से देख सकते हैं। 1610 ईस्वी में गैलीलियो महोदय ने इसे भी देख लिया था टेलीस्कोप से। काफी बड़ा है, बन रहा था तारा, नहीं बन पाया बेचारा और बन गया है एक ग्रह। वैक्यूम क्लीनर का काम कर रहा है, लाल धब्बा इसमें दिखाई देगा, रंग बिरंगा ग्रह है ये, पृथ्वी का रक्षक है ये। सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं, ध्यान दें। इसके बाद बात की गई मंगल की। मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, एक है फीबोस और एक है डीमोस। क्योंकि हम बात करने वाले हैं बृहस्पति ग्रह के उपग्रह की, तो बृहस्पति जो ग्रह है, बृहस्पति का उपग्रह ज्ञानीमीड है। ज्ञानीमीड की ही बात क्यों, जबकि इसके 79 उपग्रह बताए जा रहे हैं? और ज्ञानीमीड की ही बात क्यों? ज्ञानीमीड की बात इसलिए क्योंकि ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह, यानी सबसे बड़े बाप का सबसे बड़ा बेटा। पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह यही मास है। इनका जो उपग्रह, इनका जो चांद है, इनका जो ज्ञानीमीड है, वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके एक आंतरिक भाग में इतना ज्यादा जल है कि जितना आपकी पृथ्वी पर। बड़ी अद्भुत रहस्यमयी घटनाएं हैं पूरे ब्रह्मांड में। तो बृहस्पति का जो उपग्रह ये सबसे बड़ा है, इसकी चर्चा इसलिए करनी पड़ी क्योंकि डीमोस, जो डीमोस लिखा है, यही तो सबसे छोटा है, यही तो सबसे छोटा है ना। तो सबसे छोटे की बात होगी और सबसे बड़े की भी बात होगी। क्लियर होगी बात? तो सबसे बड़ा ग्रह ब्रह्मांड का ये, सबसे छोटा ग्रह ब्रह्मांड का ये, उपग्रह की बात कर रहा हूं। यहां से भी प्रश्न कभी कभार आ ही गए हैं। महत्वपूर्ण बातें जारी रखें आप। हमारा जो बृहस्पति है 11 साल 11 दिन और 11 माह में एक चक्कर लगाता है सूर्य का और 9 घंटे 56 मिनट में परिभ्रमण कर लेता है अपने अक्ष पर। रोमांचक सफर है, जाओगे तो मजा आएगा। यहाँ आपको किसी प्रकार की तैयारी करना ही नहीं है, यहाँ खाना है, सोना है, इससे ज़्यादा काम होना ही नहीं है। आप ये मान के चलें, अधिकतम 5 घंटे की रातें और 5 घंटे का दिन होगा। आप जैसे ही उठेंगे
थोड़ा सा आलस्यपन महसूस किया ना किया आपने, आलसी होना ही पड़ेगा क्योंकि आपका वजन काफ़ी होगा। 9 घंटा 56 मिनट यानी 5 घंटे की रातें, 5 घंटे का दिन, जल्दी जल्दी रातें और जल्दी जल्दी दिन। तो बड़ा ही अजीब सा है, लेकिन वर्ष काफ़ी बड़े हैं मेरे भैया। 11 साल 11 दिन, 11 माह 11 दिन, इसका मतलब लगभग 12 वर्ष के बराबर इसका एक वर्ष होता है। अद्भुत है ये। यहाँ का तो बहुत ज़्यादा लंबा हमें चाहिए ही नहीं, यहाँ का 10 वर्ष ही काफ़ी है जीने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, ये सारा मामला ही बहुत अलग हो जाएगा। अगर बृहस्पति के रंग की बात हो, यानी ये जो जितने भी मैंने उपनाम रख रखे हैं सबको याद रखिएगा आप। अगर बात किया जाए पीला ग्रह किसे कहा जाता है तो बताना जरा, पीला भी बृहस्पति को। अगर कहे नारंगी ग्रह किसे कहा जाता है बताइएगा, बृहस्पति को नारंगी ग्रह। और अगर कहे गुलाबी ग्रह किसे कहा जाता है तो भी बताइएगा आप बृहस्पति को। तो इसके जितने भी उपनाम हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, मैंने सब पर चर्चा कर ली है। मैंने आपसे ये बात कर दिया है कि एक प्रकार के गैस दानों हैं। लाल दानों क्यों कहा गया, क्योंकि वो तूफान जो चल रहा है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमने बात कर लिया है कि इन्हें गॉड ऑफ गॉड कहा जाए। किसने कहा? रोम वालों ने। पृथ्वी का रक्षक, लाल धब्बे वाला ग्रह, रंग बिरंगा ग्रह, असफल तारा, वैक्यूम क्लीनर। फिर हमने लिखा यहाँ पर पीला ग्रह, नारंगी ग्रह, गुलाबी ग्रह। ऐसे तमाम प्रश्नों से आप पूरी तरीके से अवगत हो पाए होंगे। अगर ये कंटेंट आपको अच्छे ढंग से मैं प्रेषित कर पाया हूँ और आपका ये कंटेंट आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये मेरे लिए किसी ज़रूरत से कम नहीं था, और अगर ऐसा उद्देश्य, ऐसी प्रतिपूर्ति मैं आप तक कर पाया हूँ, अगर मेरा कार्य वृत्ति सही रहा है, मेरा कार्य नियोजन आपके पास बेहतर ढंग से प्रेषित हो सका है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।